आपने गौर किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा सियासतदान क्यों बुरे लगते हैं? सियासतदान भी बुरे लगते हैं और वो सहाफ़ी भी बुरे लगते हैं जो सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों या ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले हों या वो वकला जो हक और सच की आवाज़ उठाते हैं, वो बुरे लगते हैं। जो भी पाकिस्तान में सवाल करेगा ना, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा लगेगा। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमें आप हमारा जिक्र ना करें, हमारे कारोबार को ना छेड़ें, आप हमसे ना पूछें कि हम दर्जनों कारोबार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमसे नहीं पूछना आपने। आप बोले सियासतदान करप्ट है, बेईमान है, 2 नंबर है। आप ये कहेंगे सहाफ़ी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, ये पैसा लेकर काम करता है, येलो जर्नलिज्म चल रही है, इसको गंदा करें। आप मौलवियों को आप गंदा करें कि ये जनाब अपनी अपनी 1.5 ईंट की इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है और ये फ़िरका वारियत में पैसा बना, इनको भी गंदा करें। आप मौलवियों को बुरा कहें, आप सियासतदानों को गंदा कहें, आप सहाफ़ियों को गंदा कहें, आप वकला को काली भेड़ें कहें, आप अदलिया को गंदा कहें, आप जो मर्जी करें, पुलिस को आप गालियाँ दें जितनी मर्जी, कोई परवाह नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि ये आपकी रेड लाइन ये है कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनके फैसलों या उनके मफादात के खिलाफ नहीं जाना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी भी इस कॉल को तोड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत लगा के उसकी दुश्मन बन जाती है। नवाज शरीफ साहब ने 2-4 दफ़ा ड्रामा किया कि मैं कॉल तोड़ने लगा हूँ, तो इतने मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन्होंने झटके दिए कि मियाँ साहब ने कहा नहीं जी मेरी तौबा, साड़ी सारियां दी तौबा, साढ़े पूरे टब्बर दी तौबा, जिन्हें बूट दोगे उन्हें पॉलिश कर देंगे। मियाँ साहब ने अपना पैंतरा ही बदल लिया। जुल्फ़िकार दी भुट्टो ने ये कॉल तोड़ा तो जुल्फ़िकार दी भुट्टो ने आखिर में जाके तोड़ा, सारी ज़िंदगी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे, तो उनके साथ देखें क्या हुआ, फांसी पे चढ़ा दिया। जब बांग्लादेश के लोगों ने ये कॉल तोड़ा तो मुल्क ही तोड़ दिया इन्होंने। जब ये कॉल तोड़ा बेनज़ीर भुट्टो ने तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। अब ये कॉल इमरान खान साहब ने तोड़ दिया और तकलीफ हो रही है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने दूँ, देखना ये कितना इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर अमजद साहब हैं, डॉक्टर अमजद अली साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा से, मालाकंड से। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया असम्बली में खड़े होकर। अब मुझे बताया ना किसी के पास जवाब है। डीजी ISPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटों वो बोलते रहे, वो 2 जुमलों में बांट के रख दी डॉक्टर अमजद अली ने। क्योंकि याद रखिएगा फौजी का काम सिर्फ लड़ाई करना होता है, बयानियां बनाना नहीं होता। वो बना ही नहीं सकता, उसका काम ही नहीं है बेचारे का। ना फौजी कारोबार कर सकता, कब्जा कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता। यानी अगर फौज ने कारोबार करना है तो फिर उन्हें खुला मैदान चाहिए, फिर उनके मुकाबले में कोई नहीं आना चाहिए, फिर उनका कारोबार चलेगा। अगर आप एक जैसा सबको माहौल दे, एक जैसी फैसिलिटी दे, तो ये कारोबार भी नहीं कर सकेंगे। जहां मुकाबला आ जाएगा वहां फारिग हो जाएंगे। तो ये अब इसमें ना डॉक्टर अमजद अली साहब का बयान, उन्होंने कहा 3 घंटे में आपने खबरें चलवा दी और दावे कर दिए कि 3 घंटे में अफगानिस्तान की 36 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। अब एक चौकी पे दर्जनों लोग होते हैं, तो 3 घंटों में आपने 36 चौकियों पे कब्जा कर लिया। कौम ये जानना चाहती है कि 3 महीने में आप बाजोड़ से सिर्फ 500 दहशतगर्दों को क्यों नहीं निकाल सके भाई? अब ये सवाल का जवाब देना कोई कि 500 दहशतगर्द बाजोड़ के अंदर है, 3 महीने में आप नहीं निकाल पाए। पहले गुड़ तालिबान कह के उनको लेकर आ गए कि जी मुज़ाकरात करनी है, बात करनी है, गुड़ तालिबान कह के उनको ले आए। उन्हें गैर मुसल्ला भी नहीं किया, लाकर उनको बिठा दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजी ठुक जाएगी। अब हुआ ये कि वो गले पड़ गए। 3 महीने में आप उनको वहां से नहीं हटा सके। 3 महीने तो कम टाइम बताया, लेकिन इससे ज्यादा 500 तालिबान कंट्रोल नहीं हो रहे या TTP कंट्रोल नहीं हो रही, दहशतगर्द 500 कंट्रोल नहीं हो रहे, और उधर 3 घंटों में 36 चौकियों पर कब्जा कर दिया। अब ये सवाल पूछा, सवाल तकलीफ तो देगा। फिर यह भी तनकीद की गई सूबाई असम्बली में, क्योंकि इजलास चल रहा था वहां पे। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी वहां पे खिताब किया। खून रेजी के बाद मुज़ाकरात करने पे भी तनकीद की गई कि जनाब इमरान खान आपको पहले कहता था कि मुज़ाकरात करो अफगानिस्तान के साथ, तब आप जिद कर रहे थे, तब आप फतवे बांट रहे थे गद्दारियों के, बगावतों के, मुल्क दुश्मनी के, और अब आपको मुज़ाकरात करने पड़े हैं। तो खून रेजी से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आप इमरान खान की पहले बात मान लेते तो इतना खून ना बहता पाकिस्तानी जवानों का, और वहां पे जो अफगानिस्तान के अंदर लोग मारे गए उनका भी ना बहता। हत्ता कि इन हमलों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी मजदूर जाँ बाक हो गए जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। बमबारी हुई, वहां पे हमारे अपने मजदूर मारे गए, उनकी लाशें पाकिस्तान में आई हैं चमन बॉर्डर से। तो ये नाजरीन, और हलाल अहमद ने वो लाशें जो है वो वसूल की थी। तो खून रेजी से पहले करना चाहिए था ना, इमरान खान की बात पहले मान लेते, पहले इन्होंने मानी नहीं। अब मुझे नाजरीन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ शरपसंद ऐसे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो जंगबंदी है इसे ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे, और बाद में ये रोला डालेंगे या डलवाएंगे अपने लोगों के ज़रिए से कि जनाब देखें अमन की कोशिश की गई थी, मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी तो कामयाब नहीं हुए, हमने तो जनाब बड़ी सच्चे दिल से कोशिश की थी। नहीं, ये कुछ शरपसंद है बीच में जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन आए और खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के इलाकों में एक मुस्तकिल अमन आ जाए। क्योंकि अगर अमन आ जाएगा तो इनका कारोबार बंद हो जाएगा, इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी।
लिहाजा अमन की कोशिश करनी चाहिए, सबको मिलकर करनी चाहिए। एक बात पीर अदनान कादरी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कही, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। पीर अदनान कादरी साहब जो हैं वो सूबाई असम्बली के रुकन है, वो ये कहते हैं कि एक कर्नल से भीख मांगने से बेहतर था कि शहबाज शरीफ साहब कुर्सी को लात मार दें, वो मुलाकात वाले मामले पे। क्योंकि जब मुलाकात के लिए कहा, क्योंकि कर्नल कंट्रोल करता है इमरान खान साहब के बकौल अडियाला जेल को, वहां पे एक कर्नल है वो कंट्रोल करता है अडियाला जेल के सारे निज़ाम को, स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के मामलात को। इमरान खान साहब ये बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं, उनकी फैमिली भी कह रही है, उनकी पार्टी भी कह रही है। तो अब वो एमपीए ये कहता है कि शहबाज शरीफ साहब आपसे कहा हमारे वजीर आला ने कि इमरान खान से मुलाकात करवाई, मैंने काबीना बनानी है, मैंने काम करना है, मैं कैसे आ जाऊं, मुझे पहले इमरान खान से रहनुमाई लेनी पड़ेगी, मैंडेट उसका है। तो आपने कहा कि मैं पूछ के बताता हूं। अगर आपने कर्नल से ही पूछ के बताना था, तो अगर आपने कर्नल से भीख मांगनी है तो इससे बेहतर है कि आप कुर्सी को लात मार दे। लेकिन पीर अदनान कादरी साहब, गैरत बड़ी चीज होती है और इसको मारना बड़ा मुश्किल होता है। अब शहबाज शरीफ साहब कभी ऐसा नहीं कर सकेंगे। जिस लेवल पे वो पहुंच गए हैं, वो आलमी सतह की उन्होंने रुसवाई समेटी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जोकर वजीर आजम इन्होंने बनाकर दिया, जिसने ऐसी मदह सराई की डोनाल्ड ट्रंप की कि अमरीकी हैरान हो गए। जिस बंदे पे अमेरिकन एहतजाज कर रहे हैं लाखों की तादाद में निकलकर, रोला पड़ा हुआ है पूरे अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, और दुनिया भर का मीडिया हैरान, दुनिया भर के जो समझदार अक्लमंद लोग हैं वो सारे हैरान कि यार इस लेवल की खुशामद तो कोई नहीं करता, इस लेवल पे तो कोई नहीं गिरता। देखो अरबों का तो अपना तरीका ना, किसी ने जहाज दे दिया, किसी ने सोना दे दिया, किसी ने बहुत बड़े बड़े तोहफे दे दिए, किसी ने इन्वेस्टमेंट दे दी और आदि रख लेते हैं, इसके बाद पैसे नहीं देने का ये गेम चुक दो। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तो आलमी सतह के ऊपर ये पजीराई समेट चुके हैं, शू शाइन बॉय इनका नाम जो है वो रखा गया है। तो अब आप इनसे तवक्को नहीं कर सकते पीर अदनान कादरी साहब, खातिर जमा रखें। नादरीन, एक अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, और ये बड़ी पॉजिटिव और अच्छी अनाउंसमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ और इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया जर्नलिज्म पे। हम उम्मीद करते हैं कि पहले भी इस तरह के ऐलानात सिर्फ हुए लेकिन अमली इकदामात नहीं हुए, और अब हम उम्मीद करते हैं कि अमली इकदामात होंगे। सुहेल अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास हुआ और 8 फरवरी इंतखाबात में अवामी मैंडेट के एहतराम के हवाले से भी उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जो ब्यूरोक्रेट्स खड़े रहे और डट गए और उन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं की और हकीकी रिजल्ट्स जारी किए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में वो ब्यूरोक्रेट थे ना, उनको खुट्टे लाइन लगा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की पूरी कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा में कई ब्यूरोक्रेट भी डट गए थे कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वन साइडेड वोट पड़ा है, क्या कर रहे हैं आप। जैसे वो एक डट गया था रावलपिंडी का कमिश्नर। तो थोड़ा चले पहले आपको ये खबर देने से पहले रावलपिंडी के कमिश्नर का मैंने कहा था आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। रावलपिंडी के कमिश्नर को सब पूछते हैं ना वो कहाँ है, वो कहाँ है, मैं बताता हूँ कहाँ पे। रावलपिंडी का कमिश्नर रावलपिंडी में ही है, रावलपिंडी की एक सरकारी इमारत के अंदर है। उसके पास कोई टेलीफोन नहीं है, उसके पास दुनिया से राब्ते का कोई निज़ाम नहीं है। टेलीविज़न वो देख सकता है, अखबार वो पढ़ सकता है, उसकी फैमिली उसके पास मौजूद है और वो आज भी अपनी बात पर कायम है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थोड़े दिन पहले, तो जिस बंदे ने मुझे ये मालूमात दी उसने कहा जी वो अपनी बात पे खड़ा है, हमने उससे बात करके देखा, वो बंदा अपनी बात पे खड़ा है। हाँ, उसको वहाँ पे एक निगरानी है पूरी एक सरकार की, पूरा एक सिस्टम है, वहाँ पे सरकारी बंदे बैठे हुए हैं जिस घर के अंदर उसको रखा हुआ है, और उसका वजन बहुत कम हो गया, शुगर का उसको मर्ज है, गालिबन कोई हार्ट का भी इशू है उसको, और वो पहचाना नहीं जा रहा था। यानी जिस शख्स ने रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा को देखा, उसने बताया कि जिस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप अब उसकी शक्ल देखें तो आप पहचानेंगे भी नहीं। उसने कहा जी वो बहुत कमज़ोर हो गया, उसका वेट बहुत कम हो गया और वो शुगर का मरीज़ भी हो गया और उसको दीगर मल्टीपल मेडिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन उसे एक घर के अंदर बंद किया गया है और उसकी पूरी फैमिली का नाम ECL में डाला गया ताकि इनमें से कोई भी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ना कर सके। और हर एक को इन्होंने अपनी नज़र में पूरी रियासत ने रखा हुआ है कि ये आदमी जो है ये चोरी पकड़ रहा था और 13 की 13 सीटों के ऊपर ये कह रहा था ये 50-50 70-70 हज़ार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई थी, हमने रिजल्ट बदल दिए, तो भाई मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। वो आदमी अभी भी जिंदा है, वो आदमी अभी भी अपने मौक़िफ़ के साथ है, वो ये कहता है मैंने गलत नहीं किया, मेरा रब जानता है मैंने गलत नहीं किया। और उसको उन्होंने बंद किया हुआ है एक जगह पे, और वो सरकारी इमारत है, बाकायदा एक घर है जिसके अंदर उसको रखा हुआ है, लेकिन निज़ाम पूरा मफलूज किया हुआ, उससे किसी का राब्ता नहीं होने दिया जाता, ये निज़ाम बनाया गया वहाँ पे। तो ये मैंने आपको बताना था, बता दिया आपको मैंने। भारत आगे चलें।
वो कह रहे हैं जी कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। वज़ीर आला ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दबाव के बावजूद अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। बाद सरकारी अफसरान जिन्होंने अवाम का साथ नहीं दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को हदायत कर दी गई है कि ऐसे अफराद की निशानदही करके सख्त कार्रवाई की जाए जो अफसरान अवाम के साथ खड़े हुए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने शहीद अरशद शरीफ की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान किया। ये मेरी इनसे बात हुई थी एक रोज़ कबल। सुहेल से डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई थी, वो मेरी चंद दिन पहले हुई थी, 3-4 दिन पहले हुई थी। लेकिन ये सुहेल अफरीदी के करीबी साथियों ने मेरे से रब्ता किया था एक दिन कबल, और कुछ खबरें मैं उनसे पूछना चाहता था, कुछ चीज़ें वो डिस्कस करना चाहते थे। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आप शहीद अरशद शरीफ के नाम से कोई तालीमी इदारा या उसका कोई एक जो है वो पूरा एक जो सेक्शन होता है वो उनके नाम से आप मंसूब करें। माजी में इस तरह के अनाउंसमेंट हुए लेकिन अमली तौर पे ऐसा नहीं किया जा सका। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि एक नया वज़ीर आला है तो हमारे शहीद को उसका मुकाम दिया जाएगा, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे एक अवामी हुकूमत है। तो इस पर उन्होंने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने वादा किया और अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये अनाउंसमेंट की है, वो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। फिर उन्होंने कहा शफाफियत, मेरिट और करप्शन फ्री गवर्नेंस के हवाले से अहम इकदाम किए जाएंगे। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने नहीं आया, हकीकी तब्दीली लानी है ताकि अवाम को एहसास हो कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ। सियासी आज़ादी होगी खैबर पख्तूनख्वा में, और आईनी हुकूक के हवाले से अहम इकदाम उन्होंने किए। सूबे में 3 MPO के तहत किसी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो PTM का है, चाहे फजलुर रहमान का है, चाहे ANP का है, चाहे किसी भी जमात का है। 3 MPO के तहत किसी को भी सूबे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज़ादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। सियासी FIRs के तहत किसी सियासी कारकुन को या सहाफ़ी को किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूबे के मखसूस सियासी कल्चर को बरकरार रखा जाएगा। ये जनाब सुहेल अफरीदी ने अनाउंसमेंट की है। तो हमारी तरफ से तो बहुत शुक्रिया जी। शहीद अरशद शरीफ की बरसी आ रही है 23 अक्टूबर को। इस हवाले से हमने यहाँ बरतानिया में एक प्रोग्राम किया, सुना है कुछ और प्रोग्राम भी होने जा रहे हैं। और इसके अलावा ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कदम उठाया, सोशल मीडिया पे अगर आप आज खोलें और देखें तो हर तरफ शहीद अरशद शरीफ नजर आता है। क्योंकि देखें, उसे कत्ल करने वाले ये जानते हैं कि एक दिन वो कानून के कटहरे में आ जाएंगे। वो जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी जाली इंक्वायरियाँ करवा लें, जितनी मर्जी फाइलें बंद करवा लें, एक दिन ये कुर्सी उनके साथ नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पाकिस्तानी मौजूद रहेंगे और पाकिस्तानी अपने इस शहीद का हिसाब लेंगे और इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंगबंदी हुई है ना, इसमें एक चीज़ हमें अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि चाइना ने दोनों मुल्कों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। 50-60 अरब डॉलर चाइना ने पाकिस्तान पे लगाया हुआ है। एग्जैक्ट फिगर मैं निकालूंगा किसी टाइम। और अफगानिस्तान के ऊपर भी चाइना ने टिका के इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दोनों मुल्कों पे चाइना ने पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्यों चाहेगा कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो इस रीजन का जाइंट चाइना है। तो चाइना का प्रॉब्लम ये है कि हमने तो पाकिस्तान पे पैसा लगाया हुआ है, हमने अफगानिस्तान पे भी पैसा लगाया हुआ है। हम तो यहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। ये एक दूसरे से अगर दुश्मनी पैदा करेंगे तो ट्रेड कैसे होगी। यानी चाइना तो यहाँ से गुजर जाएगा लेकिन माहौल वो नहीं होगा ना तिजारत वाला, और दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो चाइना को बड़ी तशवीश थी। अब चाइना राजी है कि इनके दरमियान एक सीज फायर हो गई है और ये सीज फायर बरकरार रहे उतना ही अच्छा है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं नाजरीन, सब उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। पहला ड्रामा आपने फजल रहमान साहब का देखा, फिर आपने देखा कि एमल वली खान ने बड़े सख्त अल्फाज बोले, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली। फिर ANP है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, आजकल सारे अपना अपना प्रेशर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का टाइम दिया, यानी 20 नवंबर तक का, क्योंकि 29 नवंबर को 28 नवंबर को जाके अनाउंसमेंट और 29 नवंबर को ये कंटिन्यू करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने भी अपना मार्जिन रखा। तो सब इसमें से ज़्यादा कमाना चाहते हैं। देखिए, इतनी बड़ी कमाई होती है, एक्सटेंशन मिल जाए किसी आदमी को तो मुल्क अगले टर्न्योर के लिए उस आदमी की मुट्ठी में आ जाता है। पूरा मुल्क वो स्याह और सफ़ेद का मालिक बन जाता है। वो जो चाहता है वो करता है। ये कारोबार बंद कर दो, ये वाला चला दो, जो चाहता है। इस मुल्क से ताल्लुकात बना लो, इससे बिगाड़ दो, जो चाहता है। वो ये वज़ीर आज़म वगैरह सदर पाकिस्तान के सारे कठपुतलियाँ हैं। ये लटरम पटरम होते हैं पाकिस्तान में फिलहाल। जो आदमी खड़े होने की कोशिश करता है उसका इमरान खान जैसा हाल करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन पहली दफ़ा इनको टक्कर के लोग मिले, ये भी हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना, वो सारे अपना अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं और अपना अपना जोर लगा रहे हैं। लेकिन जो भी काम ये करते हैं, काम उल्टा हो जाता है। मौजूदा हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, इन्होंने कितना क्रेडिट लिया
جب آپ کریڈٹ لیتے ہیں کسی چیز کا تو اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی پھر آپ کو لینی ہوتی ہے. یعنی کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا ہو رہا ہے, یہ میں نے کیا ہے, اور جیسے ہی اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو آپ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے, پھر آپ کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ برا ہوا, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو اب شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل کو, جنہوں نے اس کا بہت کریڈٹ پاکستان میں لیا اور سب کو کہا کہ یہ کریڈٹ ہمیں دیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں بھی کی کہ جناب غزہ میں جنگ بندی کروائی ہے, اب وہ ذمہ داری بھی لیں جو اس وقت قتل عام غزہ میں ہو رہا ہے. یعنی جو اطلاعات آ رہی ہے اس میں 300 سے زائد فلسطینیوں کو جنگ بندی کے بعد سے اب تک نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے, اور لگ بھگ 80 مرتبہ حملے کیے گئے ہیں, جن میں 20 مقامات پر فضائی حملے کیے گئے ہیں, یعنی ہوا سے میزائل داغے گئے. یہ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے. جو امدادی سرگرمیاں چند گھنٹوں کے لیے شروع ہوئی تھیں یا چند دنوں کے لیے کہ جناب تمام جو اسرائیلی ہیں جن کو قید کیا تھا حماس نے وہ واپس مل جائیں, لاشیں واپس مل جائیں, تو جب تک وہ مل رہی تھی تب تک امداد کھلی ہوئی تھی. ساتھ ہی امداد بند کر دی اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا کہ اب غزہ کو پھر جہنم بنا دینا چاہیے, ان کے وزیر نے کہا. تو اب اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں نا پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے فیلڈ مارشل, یہ سب لوگ جو کہہ رہے تھے کہ بگننگ سے یعنی شروع سے ہی ہم ٹرمپ کے ساتھ ہیں, اب اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ سوال کیا گیا اور اس سے یہ پوچھا گیا, ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ جناب غزہ میں بمباری ہو رہی ہے, وہاں پہ نے کہا کہاں بمباری ہو رہی ہے, غزہ میں بمباری ہو رہی ہے, لاسٹ نائٹ بھی ہوئی ہے, ابھی ہو رہی ہے. تو جب ٹرمپ کو حقائق بتائے تو ٹرمپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اس نے کہا جی اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, پھر بعد میں بات کریں گے. ابھی کوئی جواب تھا نہیں, اس نے خود لا علمی کا اظہار کیا, لیکن آپ چیزوں پہ پردہ تو نہیں رہ سکتا, اب رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ناظرین, ہمارے دوست ہیں پاکستان میں امیر عباس صاحب, آپ سب انہیں جانتے ہیں, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا کافی عرصہ. وہ بہت بہادر آدمی ہیں اور بہت اصول پسند آدمی ہیں. یعنی امیر عباس ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر میدان میں آتا ہے. تو امیر عباس صاحب کو ایک مرتبہ پھر, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, پہلے کئی دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا, ایک مرتبہ پھر امیر عباس صاحب کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. یہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے, یہ بھی ان سے نہیں ٹوٹے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو جب نوکریوں سے فارغ کیا جاتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں اور اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. یہ امیر عباس وہ بھی نہیں ہے, یہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا, نہ یہ اپنی باری کا انتظار کرے گا. یہ مزاحمت میں بلیو کرنے والا آدمی ہے جتنا میں امیر عباس کو جانتا ہوں. تو امیر عباس کو ایک مرتبہ پھر فارغ کر کے انہوں نے ایک اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے, ہمارے ایک اور ساتھی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے, اور یہ سلسلہ بڑے لمبے عرصے سے جاری ہے, لیکن ایک دن آئے گا یہ بھگتیں گے. ناظرین, جو 26ویں آئینی ترمیم کا کیس چل رہا ہے نا آئینی عدالت میں, وہ بڑا دلچسپ رخ اختیار کر رہا ہے. وہ جو ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں بہت سارے دوست, آپ ان کو سن لیا کریں, وہ آپ کو سارا بتائیں گے کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف ایک دو چیزیں بتا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو لے جائیں ان ججوں کے پاس جو اس کے بینیفیشری نہیں ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. جو جج اس ترمیم کے بعد آئے ہیں انہیں باہر نکالو, اور اس سے پہلے والے جو جج ہیں وہ یہ کیس سن لیں, یا کم سے کم جو ججز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور باقی ججز اس کو سن لیں. لیکن اس پہ ابھی عدالت آ نہیں رہی, اور بلکہ یہ بھی کہہ دیا جج نے کہ یہ متنازع نہیں ہے. بھئی تنازع ہوتا ہے تو عدالت میں آتا ہے نا, بھئی متنازع 26ویں آئینی ترمیم ہے, تنازع نہ ہوتا تو عدالت میں کیوں آتی؟ عدالت میں تو آتا ہی ڈسپیوٹ ہے, تنازع ہی آتا ہے. اکرم شیخ صاحب نے عدالت کے اندر جب یزید کی بیعت سے انکار کا ذکر کیا تو آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے یہ برداشت نہیں کیا. وہ جھٹ سے بول پڑے کہ آپ مذہبی بات کیوں کر رہے ہیں. بھئی یہ کوئی مذہبی بات ہے؟ یہ تو ایک استعارہ ہے, یہ تو ایک ایگزامپل ہے, پوری دنیا میں کوٹ کی جاتی ہے یزید کی اور حسین کی. یہ تو عدالتوں میں کھڑے ہو کر اس کو باقاعدہ ایک کوٹیشن کے طور پہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ حسین کا رستہ اور یزید کا رستہ. اور جسٹس امین الدین خان صاحب اس سے ڈر گئے. آپ کو پتہ ہے نا کیوں؟ آپ سب جانتے ہیں کیوں, اور جج صاحب بھی جانتے ہیں کیوں. جج صاحب یہ 26ویں آئینی ترمیم بنائی ہی آپ جیسے لوگوں کو oblige کرنے کے لیے ہے, تاکہ کنٹرول کیا جا سکے عوامی ری ایکشنز کو, کنٹرول کیا جا سکے اس پولیٹیکل پارٹی کو جس کو 90% پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں. ایک بڑی زبردست بات کی شیخ صاحب نے, اور میرے خیال میں اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے. شیخ صاحب نے کہا